हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी रोनीता कुंडो जी द्वारा लिखी गई है। मम्मी, आपको याद है उस दिन जब स्कूल के बाहर मेरे हाथों से केक गिर गया था और मैं उसे उठाकर खाने ही जा रहा था। तब आपने मुझसे कहा था कि नीचे से उठाकर कुछ भी नहीं खाते, इससे गंदगी हमारे पेट में चली जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। छोटा सा आयुष अपनी माँ अंजलि से कहता है, हाँ बेटा, सही तो कहा था मैंने, पर अभी तुम यह सवाल क्यों कर रहे हो? अंजलि ने पूछा। वह इसलिए मम्मी, क्योंकि वह दादू को देखो कैसे डस्टबिन से खाना निकाल कर खा रहे हैं। क्या वह बीमार नहीं पड़ते? आखिर डस्टबिन में भी तो कचरा ही रहता है ना, आयुष ने कहा। आयुष के कहने पर अंजलि ने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा और अपने पति विशाल को एकदम से कहती है, एक मिनट विशाल, जरा कार को साइड पर रोकना। क्या हुआ अंजलि? विशाल ने कार को साइड पर लगाते हुए पूछा। आप एक मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। आयुष का जरा ध्यान रखना, अंजलि ने यह कहा और वह उस बूढ़े के पास चली गई। वह एक पानी की बोतल और कुछ खाना लेकर उस बूढ़े के पास गई और उन्हें वह थमाते हुए कहा, सर, आप वह खाना मत खाइए, ये लीजिए, इसे खाइए। वह बूढ़ा खाना और पानी लेते हुए अपने गंदे हाथों से अपने मुंह को पोंछता हुआ कहता है, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं अंजलि, जिसकी मैथ बड़ी कमज़ोर हुआ करती थी और आप उसे अलग से ट्यूशन देते थे ताकि मैथ में वह पास कर जाए, अंजलि ने कहा। अरे हाँ अंजलि, याद आया। कैसी हो तुम? उस बूढ़े, जिसका नाम भारत था, ने कहा। सर, मैं तो आपको यहाँ देखकर चौंक ही गई। जहाँ तक मैं जानती थी आपके 2 बेटे हैं, फिर आपकी ऐसी हालत। सर, आप यह डस्टबिन से खाना निकाल कर क्यों खा रही हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? अंजलि ने पूछा। अंजलि, बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में आना, अगर आना चाहो तो। मैं यही मिल जाऊँगा, तब बताऊँगा। अभी चलता हूँ। यह कहकर भरत जी जाने लगे कि तभी अंजलि कहती है, सर, आप अगर बुरा न माने तो क्या मैं आपको अपने साथ चलने को कह सकती हूँ? नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। वैसे भी जब अपने बच्चों ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया, फिर तुम क्यों इस बूढ़े पर तरस खा रही हो? भरत जी ने कहा। जिस इंसान ने ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बनाया, आज उनकी ये हालत, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। सर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप मेरे साथ चलिए। उसके बाद अंजलि भरत जी को अपने साथ ले जाती है। यह कौन है अंजलि? अंजलि के पति विशाल ने कहा। विशाल, ये मेरे स्कूल के सर हैं। पता है, आज इनकी वजह से मैं सीए बन पाई हूँ, वरना पता नहीं कब का मैंने पढ़ाई छोड़ दिया होता। मेरे मैथ का डर इन्होंने ही हटाया था और आज इनकी गणित इतनी उलझ गई, मुझे तो यह देखकर ही हैरानी हो रही है, अंजलि ने कहा। पर मम्मी, यह तो कितने गंदे और बीमार लग रहे हैं। यह आपके सर कैसे हो सकते हैं? हमारे स्कूल के टीचर तो कितने साफ सुथरे होते हैं और हमें भी साफ सुथरे रहने को कहते हैं, आयुष ने कहा। बेटा, ऐसा नहीं कहते। पता है, गॉड के बाद अगर किसी की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में होती है तो वह हमारे टीचर ही होते हैं, अंजलि ने कहा। यह सुनकर वहाँ खड़े भरत जी रोने लग जाते हैं और कहते हैं, मैंने ना जाने कितने ही बच्चों को सही शिक्षा दी, पर अफसोस अपने ही बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा पाया। ऐसे कहने को तो अनुशासन और शिक्षा दोनों मेरे हथियार होते थे, पर ना जाने अपने बच्चों को यह सब क्यों नहीं दे पाया। सर, आप पहले नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, फिर आराम से बात करूँगी, अंजलि ने कहा। थोड़ी देर बाद भरत जी नहा धोकर आ जाते हैं। वह यूं ही बैठे होते हैं कि उनकी नज़र दीवार पर लगी एक फ़ोटो पर जाती है, जिसमें अंजलि का पति एक आदमी को एक ट्रॉफी थमा रहा होता है। उसे देखकर भरत जी विशाल से पूछते हैं, बेटा, ये कौन है? ये मेरा मैनेजर है। पिछले साल इसने काफ़ी तरक्की करवाई थी मेरी कंपनी की, पर पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। इस बात को अधूरा छोड़ विशाल भरत जी से पूछता है,
क्यों सर, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया कितनी छोटी है। कभी मैं अंजलि को पढ़ाता था, आज कितने सालों बाद उसका मुझे यूं मिलना, मेरा यहाँ आना और अपने बेटे को तुम्हारे साथ तस्वीर में देखना। भरत जी के इतना कहते ही अंजलि चौंक जाती है और कहती है, क्या रजनीश आपका बेटा है? हाँ अंजलि, यह मेरा बड़ा बेटा है, भरत जी ने कहा। पर मैं हैरान हूँ विशाल, रजनीश की तो अच्छी सैलरी है, फिर उसने सर के साथ ऐसा क्यों किया? अंजलि ने कहा। अंजलि, सैलरी बड़ा रहने से क्या होता है, दिल में बड़ा होना चाहिए। दरअसल मेरी पत्नी काफ़ी बीमार पड़ गई थी, कैंसर हो गया था उसे, तो उसके इलाज में काफ़ी खर्च था, जिस पर मेरे बेटों ने कहा कि पापा, माँ की तो अब उम्र भी हो गई है, आज नहीं तो कल मरना ही है, और कैंसर का इलाज करवाने के बाद भी लोग कहाँ बचते हैं, तो ऐसे में उनके पीछे खर्च करना मतलब पैसों की बर्बादी करना होगा। पर डॉक्टरों का कहना था कि ऑपरेशन से वह बच जाएगी। ऐसे में मैं उसका हर कीमत पर इलाज करवाना चाहता था। बच्चों ने तो पैसे देने से मना कर दिया, पर मैं उसे कैसे मरने दे सकता था। इसलिए मैंने तुम्हारी आंटी को बचाने के लिए अपना घर, सेविंग सब उसके पीछे लगा दिया, जिससे उसका ऑपरेशन तो हो गया। लेकिन उसके बाद, ये कहकर भरत जी रोने लगे। सर, उसके बाद क्या हुआ? क्या आंटी तब भी ठीक नहीं हुई? अंजलि ने पूछा। नहीं बेटा, उसके बाद वह ठीक तो हो गई, बस उसके बाद की दवाइयाँ काफ़ी महंगी थी। मैंने मेरे बेटे को अपने साथ रखने को कहा, क्योंकि जो घर मैंने बनाया था वह तो बिक चुका था, जिस पर दोनों ने मना कर दिया। मैं और क्या करता, मेरे पास अब ज़्यादा कुछ तो था नहीं जिससे तुम्हारी आंटी की दवाइयाँ खरीद पाता। अब कभी मंदिर में रहते तो कभी फुटपाथ पर। उस वक्त मुझे कहीं से मदद नहीं मिली, जिससे भी मदद मांगता वह सोचता कि शायद मैं हमेशा उन पर बोझ बन जाऊंगा। गंदगी, भूख, वक्त पर दवाइयाँ की कमी से तुम्हारी आंटी सड़क पर ही चल बसी, और तभी से मैं भी यूं ही सड़क पर भटक रहा हूँ। कभी ब्रिज के नीचे सो लेता हूँ तो कभी स्टेशन पर, इधर उधर का पड़ा खाना खा लेता हूँ, बस किसी तरह जी रहा हूँ। भरत जी ने कहा। पर सर, आपके पास विद्या का हथियार है, आप उसका इस्तेमाल तो कर सकते थे, और आपने स्कूल की नौकरी क्यों छोड़ी? अंजलि ने पूछा। स्कूल की नौकरी छोड़ी नहीं बेटा, तुम्हारी आंटी की बीमारी की वजह से मैं ज़्यादातर स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया, और सड़क पर यूं बदहाल हालत थी कि कोई ट्यूशन भी देने को तैयार ना था। ऐसे में मैं और क्या करता? भरत जी ने कहा। पर आप दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपने बेटे को अच्छी जगह पढ़ा सकें। यहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, आंटी भी कपड़े सीती थी, टिफिन सर्विस चलाती थी। आप लोगों के इतना करने पर भी आपके बच्चों को ऐसा करने में शर्म नहीं आई? अंजलि ने कहा। ठीक है सर, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही आपके बेटे को अपनी कंपनी से निकलवाता हूँ, विशाल ने कहा। बेटा, मैं टीचर हूँ, इसलिए गलत के खिलाफ हमेशा ही खड़ा रहूंगा, चाहे मेरी हालत कैसी भी हो। मानता हूँ मेरे बच्चों ने मेरे साथ गलत किया, पर वह तुम्हारी कंपनी के साथ तो कभी गलत नहीं किया ना, फिर उसकी नौकरी मत छीनना। उसने जो मेरे साथ किया उसकी सजा उसे भगवान जरूर देगा, भरत जी ने कहा। सर, पहली बात तो ये है कि जो इंसान अपने जन्मदाताओं का इतना नुकसान कर सकता है वह मेरा क्या ही भला करेगा, और दूसरी बात यह है कि जो उस वक्त मैं कह नहीं पाया कि रजनीश पहले तो बड़ा वफादार था, पर जब से उसने अपने भाई को अपने साथ काम करने की सिफारिश की तब से वह बदल गया है। और जब मैं जासूसी की तो मुझे पता चला दोनों भाई मिलकर मेरी कंपनी की गुप्त बातें हमारे दुश्मन कंपनी को बता रही हैं, और वहां से ज्यादा सैलरी पाने के लालच में मुझसे दगा कर रहे हैं। इसलिए उसे मैं निकलवाना ही वाला था। अब तो एक और वजह मिल गई, विशाल ने कहा। लालच ने इन्हें विनाश की ओर भेज दिया है बेटा, अब वक्त है इन्हें इनके किए का सजा देने का। सोचा तो नहीं था कभी इनसे मिलूंगा, पर अब पिता से हटकर टीचर बनने का वक्त आ गया है बेटा, इन्हें इनके अंदाज में सबक सिखाना पड़ेगा।
ताकि यह दोबारा ये सब करने की सोचे भी ना। इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें सही लगे तो। भरत जी ने कहा, ठीक है सर, आप बताइए क्या तरकीब है। अंजलि ने कहा, बेटा, मेरे बेटे को सबसे प्यारा है पैसा, तो उन्हें पहले उसी का लालच देना होगा और फिर जैसे ही वह उनके चंगुल में फंस जाएंगे और उनके सपने देखने लगेंगे, खींच लेना उनके सपनों की डोर। भरत ने उसके बाद अपना पूरा प्लान विशाल और अंजलि को बताया। अगले दिन विशाल ने रजनीश और अक्षय को बुलाकर उनके प्रमोशन की बात कही और कहा कि उनके काम को देखते हुए उनकी सैलरी भी बढ़ा रहे हैं। दोनों भाई इतने खुश हो गए कि जिस कंपनी से वह विशाल की कंपनी की गुप्त बातें बताते थे, उनसे सारे रिश्ते तोड़ विशाल की बातों से नाचने लगे। प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ने का इंतजार कर रहे थे कि तभी ऑफिस में विशाल और अंजलि आते हैं। उन्होंने हर किसी का नाम लिया पर दोनों भाई को कुछ नहीं कहा। इस पर रजनीश कहता है, सर, हमारे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं आपने। हाँ सर, हमारे प्रमोशन को भी अनाउंस कीजिए ना, अक्षय ने कहा। अरे, तुम दोनों का तो स्पेशल प्रमोशन है जो कोई स्पेशल ही देने आ रहे हैं, विशाल ने कहा। इस पर दोनों भाई खुश हो जाते हैं। तभी अंजलि भरत जी को अंदर आने को कहती है। भरत जी को देखकर रजनीश और अक्षय चौंक जाते हैं। ये लो बेटा, तुम लोगों का प्रमोशन, जाओ अब ऐश करो, भरत जी ने रजनी और अक्षय के हाथों में एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा। दोनों भाई जब लिफाफा खोलते हैं, उसमें उन दोनों की कंपनी को छोड़ने का नोटिस देखकर दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वह कहते हैं, यह क्या है सर, आपने हमारे साथ धोखा किया। धोखा मैंने किया या तुमने? मेरी कंपनी से तनख्वाह लेकर मेरे दुश्मनों के लिए काम कर रहे थे। अरे, तुम लोगों से तो और उम्मीद भी क्या की जा सकती है भला, जिन्होंने धोखा देने में अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। वह मुझे कहाँ ही छोड़ते। वह तो शुक्र बनाओ कि तुम्हारे पापा के लिए तुम लोगों को पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, वरना मुझे डबल क्रॉस करने का नतीजा तुम्हें पता चलता। विशाल के ये कहते ही भरत जी बोल पड़े, पुलिस आ रही है बेटा, यह मेरे कुछ नहीं लगते, इसलिए तुम बेझिझक इन पर अपनी कार्यवाही करवाओ। उसके बाद पुलिस आकर उन्हें ले जाती है। उनकी बेल तो हो जाती है पर उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलती। अब वह दर दर भटकते नौकरी की तलाश में, शायद किसी ने सच्ची कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।